तो आज का हमारा टॉपिक है अवेस्कुलर नेक्रोसिस। क्या होता है एवेस्कुलर नेक्रोसिस? बहुत कॉमन नाम है, बहुत बार आपने सुना होगा कि एवेस्कुलर नेक्रोसिस, आपने बहुत बार नाम सुना होगा, काफी जगह पर पेशेंट्स भी देखोगे तो बहुत सुना होगा एवेस्कुलर। और एवेस्कुलर नेक्रोसिस अगर एक तरीके से देखोगे तो अगर आपको नजर आएगा कि ये खुद में कोई डिसीज नहीं है, जैसे हम बहुत सारी डिसीजेस पढ़ के आते हैं उस तरीके से एवेस्कुलर नेक्रोसिस खुद में कोई डिसीज नहीं है। फिर ये है क्या चीज? क्या समझ हमें आ रहा है एवेस्कुलर नेक्रोसिस से? न, पहले वही कोशिश जो हम हमेशा करते हैं, पहले नाम से समझने की कोशिश करो। व्हाट इज एवेस्कुलर नेक्रोसिस? ए का मतलब क्या होता है? एब्सेंट। ए का मतलब होता है एब्सेंट, है ना? वेस्कुलर का मतलब होता है ब्लड सप्लाई। ब्लड सप्लाई, ठीक है। वेस्कुलर का मतलब ब्लड सप्लाई। और नेक्रोसिस का मतलब तो आप समझते ही हो, नेक्रोटिक होना, यानी अगर मैं हिंदी में बोलूं तो सड़ जाना। सड़ जाना, नेक्रोसिस हो जाना, कंप्लीटली नेक्रोटिक हो जाना। यानी हम बचपन से एक चीज तो पढ़ के आ रहे हैं हमारी बॉडी में, अगर आप एक चीज तो हमेशा बचपन से पढ़ी है कि हमारे बॉडी में हमें किस चीज की सबसे ज्यादा जरूरत है? ब्लड की। ब्लड की जरूरत क्यों है? क्योंकि ब्लड में ऑक्सीजन। हमें ऑक्सीजन की जरूरत क्यों है? क्योंकि ऑक्सीजन जब तक हम ले रहे हैं तब तक हम सर्वाइव कर रहे हैं। अगर हमारी ऑक्सीजन बंद हो जाएगी, हम सर्वाइव करना बंद कर देंगे। मैं अभी आपका एग्जांपल लेता हूं, मैं अभी आपकी ऑक्सीजन बंद कर देता हूं, क्या होगा? पहले आप मर जाओगे, फिर कुछ टाइम बाद मैं आपको फिर ऑक्सीजन ना दूं तो फिर आपकी बॉडी धीरे धीरे करके डिकम्पोज करने लग जाएगी, सड़ने लग जाएगी। होगा कि नहीं होगा? बस वही ये चीज है एवेस्कुलर नेक्रोसिस। यही चीज है, क्या है कि एवेस्कुलर नेक्रोसिस मतलब ब्लड सप्लाई लॉस होना। क्या आपकी बॉडी को? नहीं नहीं नहीं। यहाँ पर एवेस्कुलर नेक्रोसिस बात कर रहे हैं, वो बात कर रहे हैं बोन की। सिंपल वर्ड में क्या कहना चाह रहे हैं कि सिंपल लैंग्वेज में है कि एवेस्कुलर नेक्रोसिस का मतलब है कि absent ऑफ ब्लड सप्लाई टू दी बोन इज कॉल्ड अवेस्कुलर नेक्रोसिस। सिर्फ अगर ब्लड सप्लाई रुक रही है तो सिर्फ एवेस्कुलर बोलोगे, नेक्रोसिस क्यों लगाओगे? यानी ब्लड सप्लाई रुकने की वजह से इतना टाइम पीरियड हो चुका है, कंडीशन इतनी खराब हो चुकी है कि बोन बोन डेथ तो हो चुकी है, उसके बाद भी बोन नेक्रोटिक हो गई है, यानी सड़ने लग गई है, टूटने लग गई है। इमेजिन करो, कोई भी अगर बोन है, अगर वो उसकी ब्लड सप्लाई बंद हो जाए, वो एक सॉलिड स्ट्रक्चर है। बोन तो सबने देखी है। बोन क्या है? एक सॉलिड स्ट्रक्चर है। अगर मैं उसकी ब्लड सप्लाई बंद कर दूं, अब क्या होगा? वो सॉलिड स्ट्रक्चर धीरे धीरे करके क्या होने लग जाएगा? टूटने लग जाएगा, ब्रेक होने लग जाएगा। बस यही है अवेस्कुलर नेक्रोसिस। इसको और दो तीन नाम से क्या जानते हैं? जो एग्जाम में अगर ये वेस्कुलर नेक्रोसिस के नाम से आ जाए, या फिर इसके दो तीन नाम और है, वही नाम है, कोई अंतर नहीं है, वही बस वो लैंग्वेज बदल बदल के लिखती है। ऑस्टियोनेक्रोसिस, ऑस्टियो मतलब क्या? बोन, बोन का सड़ना। नेक्रोटिक मतलब वो वही। तो ये वेस्कुलर नेक्रोसिस मतलब, क्योंकि मैंने बात करी है वेस्कुलर नेक्रोसिस जो बात हो रही है वो बोन के लिए हो रही है, वेस्कुलर नेक्रोसिस बोन के लिए ही बोलते हैं। कभी भी एबीएन लिख के आएगा तो बोन के लिए ही होता है, ठीक है, याद रखना। तो इसको ऑस्टियोनेक्रोसिस भी बोलते हैं, इसको असेप्टिक नेक्रोसिस भी बोलते हैं। सर इसको असेप्टिक नेक्रोसिस क्यों बोलते हैं? नेक्रोसिस तो समझ गया, असेप्टिक का मतलब क्या? असेप्टिक का मतलब, देखो सेप्टिक का मतलब तो सब समझते हैं। सेप्टिक का मतलब होता है पस, बैक्टीरियल इन्फेक्शन। और इसमें भी ये लग गया, यानी अपसेंट, यानी अपसेंट हो गया पस और बैक्टीरियल इन्फेक्शन। देखो मोस्ट कॉमन जो आपकी बॉडी में नेक्रोसिस होती है ना, कोई भी चीज सड़ती है, मालूम कब? कब? जब कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो। सर मोस्ट कॉमन एग्जांपल डायबिटिक फुट। आपका जो डायबिटिक फुट होता है उसमें सबसे ज्यादा गैंग्रीन होती है, गैंग्रीन होती है नेक्रोसिस। उसी के बाद आपके फुट को एम्प्यूटेशन करा जाता है, कट करके हम अलग कर देते हैं। तो वो होता कैसे है? सबसे ज्यादा जो ये खराब करते हैं वो बैक्टीरिया करते हैं, पर बैक्टीरिया की वजह से वहां इतना पस पड़ने लग जाता है कि फिर हमें चीजों को कट करनी पड़ जाती है। लेकिन क्या यहाँ कोई बैक्टीरिया का इन्वॉल्वमेंट है? नहीं सर, यहाँ तो कोई बैक्टीरिया का इन्वॉल्वमेंट नहीं है। अभी आपने ऊपर बताया कि सिर्फ ब्लड सप्लाई लॉस हो रही है, उसकी वजह से नेक्रोसिस हो रहा है। तो बस वही उसका नाम है कि यहाँ कोई बैक्टीरिया का इन्वॉल्वमेंट नहीं है, यहाँ कोई पस बस नहीं बनेगा, इसलिए इसको बोला गया असेप्टिक नेक्रोसिस। जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से नेक्रोसिस होता है उसे बोलते हैं सेप्टिक नेक्रोसिस। तो इसको दूसरा नाम दे दो, इसको मैं ये लगा दो, यानी असेप्टिक नेक्रोसिस। इसको असेप्टिक नेक्रोसिस भी बोलते हैं, ठीक है, क्लियर? तो दो नाम हमने अभी समझे कि एबीएन को ऑस्टियोनेक्रोसिस क्यों बोल रहे हैं और असेप्टिक नेक्रोसिस होता है। मैं हमेशा यही कोशिश करता हूँ कि इस शब्द का मतलब बता सकूं, मैं सिर्फ बोल के खत्म कर देता कि इसको असेप्टिक नेक्रोसिस बोलते हैं।
लेकिन मेरी कोशिश ये रहती है कि मैं बताऊं क्यों बोलते हैं। फिर कल को अगर वो दूसरे नाम से घुमा के भी पूछ लें आपसे, 2 मार्क्स में सिर्फ असेप्टिक नेक्रोसिस दे दें या कैसे भी वो पूछ लें, या कल को आप डेली रूटीन लाइफ में कोई भी उठा के देखोगे रिपोर्ट, उसमें असेप्टिक नेक्रोसिस लिखा है, तो दिमाग में क्लियर होना चाहिए, अच्छा सर ने बताया था इस तरीके से होता है और क्यों होता है। ठीक है, ये अगर यहाँ पढ़ना है तो याद नहीं करना है, समझना है। और इस्चेमिक नेक्रोसिस, इस्चेमिक का मतलब तो बचपन से समझते हो, इस्चेमिक का मतलब ही क्या ही होता है, लॉस ऑफ ब्लड सप्लाई। तो वही अब वेस्कुलर का एक साइंटिफिक नेम बोल दो तो इस्चीमिया, है ना, खत्म। तो यही 3 नाम होगा, इस्चेमिक नेक्रोसिस, ओस्टियोनेक्रोसिस और असेप्टिक नेक्रोसिस। अभी मैंने जो ऊपर आपको सारी बातें बताई थी, बस उस बातों को यहाँ पर इंग्लिश में लिख दो, अपनी लैंग्वेज में लिख दो। क्या है कि इट इज अ कंडीशन that occur when there is loss of blood to the bone। यही तो सर अभी आप भूल के आ रहे थे, क्या क्या कौन सी कंडीशन है जहां आपके बोन को ब्लड सप्लाई रुक गई है, बिकॉज बोन इज लिविंग टिश्यू। सीधी सी बात है, आप जिंदा हो तो लिविंग टिश्यू तो आपके हर बॉडी पार्ट का है, लेकिन एपीएन या बोन के लिए पढ़ रहे थे, यहाँ बोन वर्ड यूज करोगे, बिकॉज बोन इज लिविंग टिश्यू दैट रिक्वायर्स ब्लड। ये तो क्लास 6 से पढ़ते आ रहे हो, इसको समझाने की कोई जरूरत नहीं है। लिविंग टिश्यू दैट रिक्वायर्स ब्लड, और है ना, वो आपके ब्लड की जरूरत होती है, अब उसी ब्लड में इंटरप्शन कोई हो जाए, एन इंटरप्शन टू द ब्लड सप्लाई कॉजेज बोन टू डाई। अब एक बार बोन डाई हो गई, अगर इफ नॉट स्टॉप्ड दिस प्रोसेस, कौन सी प्रोसेस, ये जो ब्लड सप्लाई उसको नहीं मिल रही है ना, उस प्रोसेस को अगर हमने अभी भी नहीं रोका, मतलब क्या, अगर हमने उसको ब्लड नहीं दिया, इफ नॉट स्टॉप दिस प्रोसेस का मतलब यहां पर ये है कि जो कौन सी प्रोसेस, जो ब्लड ना देने की प्रोसेस को अगर आपने नहीं रोका, मतलब अगर आपने उसे ब्लड नहीं दिया, तो फाइनली वो बोन अब डाई के बाद नेक्रोटिक होने लग जाएगी। देखो, पहली स्टेज होती है डेथ हमारे बॉडी में, आपने भी कभी रियलाइज करा होगा, एक काम करो, छोटा सा प्रैक्टिकल करके देखो, अनियम मत करो। हम क्या करते हैं, अपनी जैसी सांस रोकने की कोशिश करते हैं, कुछ टाइम पीरियड तक तो रोक लेते हैं, फिर धीरे धीरे ऐसी कंडीशन आती है कि कुछ टाइम बाद फिर हमें चक्कर आने लग जाएंगे, फिर आने लग जाएगा। एक ऐसी कंडीशन आपने टीवी मूवीज में देखा होगा, बिल्कुल एक एंड स्टेज पे आके जब लगता है वो बिल्कुल मर गया और एकदम बिल्कुल डेथ हो गई, हम एकदम हटा देते हैं और ऑक्सीजन मिलने लग जाती है, वापस चालू हो जाता है, नॉर्मल हो जाता है एकदम सडन। इसका मतलब क्या है, देखो हमेशा हमारे एक लेवल होता है कि हमारे बोन हो चाहे टिश्यू हो, सबको एक ऑक्सीजन एक लेवल पे मिल रहा है। जैसे ही हम इसका लेवल डिक्रीज करते जाएंगे, गिराते जाएंगे, अगर एक अमाउंट के बाद भी ऑक्सीजन नहीं मिली, तो कुछ टिश्यूज मरना स्टार्ट हो जाएंगे। सब नहीं मरेंगे, पहले वो मरेंगे जो न्यू बने हुए हैं, या फिर उनमें इतना पोटेंशियल नहीं है, या फिर वो बहुत ज्यादा क्या बोलते हैं सेंसिटिव थे, तो पहले वो मरना स्टार्ट हो जाएंगे। फिर बाकी के टिश्यूज बचेंगे जो वेट करेंगे शायद ऑक्सीजन आ जाए। जब उन्हें भी ऑक्सीजन नहीं मिली, फिर वो भी मर जाएंगे, यानी फुल डेथ हो जाएगी। फिर उसके बाद अगर फिर भी ऑक्सीजन नहीं मिली, तो फिर वो चीजें क्या हो जाएंगी, नेक्रोटिक करना स्टार्ट हो जाएंगी, फिर वो सड़ना स्टार्ट हो जाएंगी और टूटना स्टार्ट हो जाएंगी, रप्चर होना स्टार्ट हो जाएंगी, वो ठीक है, डिस्टर्ब होना स्टार्ट हो जाएंगी। तो वही होगा कि पहले तो ब्लड सप्लाई नहीं मिली, उससे तो बोन डाई हो गई, बोन डेथ हो गई, मगर अभी भी वही कंडीशन है कि उसको ब्लड नहीं मिल रहा है बोन को, और फाइनली जब बोन को ब्लड नहीं मिलता जाएगा, फाइनली बोन कैसी कैसी बोन क्या करने लग जाएगी, कोलैप्स करने लग जाएगी। कैसी करने लग जाएगी, कोलैप्स। सर इसका एक बार डायग्राम दिखाओ तो अच्छे से क्लियर हो। देखो डायग्राम देख लो पहले, इस तरीके से, ये बस मैं देख ले, ठीक है। अच्छा सर इसमें हिप क्यों दिखा रहा हूं, अभी मैं बताऊंगा, क्योंकि मैं वो आगे की बात, अभी ये समझो पर्टिकुलर हिप बोन पे क्यों दिखा रहा हूँ, ठीक है, वो आगे बताऊंगा। पहले ये देखो कि इस तरीके से ये हेड को ब्लड सप्लाई चली गई है, पहले ये डेथ हुई, फिर ये नेक्रोटिक होकर से टूटने लग गया, ठीक है, क्लियर। अगर ये तो वैसी इमेज है, रियल इमेज में इस तरीके से होता है, एक्सरेज में जब देखते हैं तो इस तरीके से हमें डिस्टर्ब दिखता है, ओके, ठीक है। अब अकर्स कॉमनली आफ्टर अ फ्रैक्चर और डिसलोकेशन, आप अकर्स कॉमनली आफ्टर अ फ्रैक्चर और डिसलोकेशन मतलब कैसे सर, मैं आपको बहुत पहले भी डिसलोकेशन फ्रैक्चर कॉम्प्लिकेशन में सबसे ज्यादा एवीएन पढ़ाया है। डिसलोकेशन की कॉम्प्लिकेशन में सब मेरे यूट्यूब पे जाओ, प्लेलिस्ट में जाओ, ऑर्थो की सब डले हुए हैं, वहां सबकी कॉम्प्लिकेशन में मैंने आपको एवीएन पढ़ाया है। क्यों, क्योंकि बेसिक बात है, कोई भी बोन है, अगर ये सपोज करो ये बोन है, इसकी जो आर्टरी होगी, इसकी जो वेसल्स होंगी, वो इसके आसपास ही तो होंगी, कहीं इधर उधर तो नहीं घूम रही होंगी, इसके आसपास ही तो घूम रही होंगी, जिसको सप्लाई कर रही है। अब जब भी ये बोन ब्रेक होगी, तो क्या होगा, मोस्ट कॉमन चांसेस है कि इसके साथ साथ जो इसकी आर्टरी है, जो इसकी वेसल्स है, जो उसे ब्लड सप्लाई कर रही है, वो भी रप्चर हो जाए।
टूट जाए। बस यही सबसे बड़ा कॉमन कॉज होता है रप्चर होने का, कि फ्रैक्चर हो जाए, डिसलोकेशन। डिसलोकेशन यानी क्या, कि जॉइंट्स में, पता है आपको, बोन में फ्रैक्चर होता है ना, बोन में फ्रैक्चर होता है और जॉइंट्स में डिसलोकेशन होता है। ये सब बेसिक अगर नहीं क्लियर तो आप जाओ यूट्यूब पे जाओ, सब में सब कुछ डला हुआ है, वहां पर जाके इससे समझो, ठीक है। तो वहां पर वो आपके डिसलोकेशन होने से जो आर्टरी में जो वेसल्स है वो रप्चर हो सकती है, ठीक है, आफ्टर अ फ्रैक्चर, यानी मोस्ट कॉमनली अगर आफ्टर बाय ट्रोमा, एक ट्रोमा वर्ड ज्यादा सही रहेगा। कॉमनली अकर्स इन दी हेड ऑफ फीमर, अभी मैंने हेड ऑफ फीमर का डायग्राम दिखाया था, उसमें क्यों कॉमन है, इन द फ्रैक्चर ऑफ, इसी वजह से सबसे कॉमन क्या होता है, मैंने बोला ना, जो सब कुछ गेम है ना वो लोकेशन का गेम है, जो सब कुछ गेम है ना वो किस चीज का गेम है, वो लोकेशन का गेम है। ये जो आपको फिमोरल हेड दिख रहा है ना, इसी जो आपको ये जो फिमोरल नेक होती है, इसी के आसपास इसकी आर्टरी होती है। फिमोरल नेक के पास ही इसकी आर्टरी होती है जो सप्लाई करती है क्या बोलते हैं, फीमर के हेड को। जो फीमर के हेड को जो ब्लड सप्लाई, जो वेसल सप्लाई करती है ना, वो नेक से ही पास होती है। अब जब भी इस नेक का फ्रैक्चर होता है, जब भी इस नेक का फ्रैक्चर होता है ना, उसके साथ साथ मोस्ट कॉमन चांसेस होते हैं कि वो ब्लड वेसल रप्चर हो ही जाती है। अगर वो जैसी नेक फ्रैक्चर हुई और वो ब्लड वेसल जैसे ही रप्चर हुई, तो फ्रैक्चर तो क्या हुई थी नेक बेचारी, लेकिन क्या हुआ, मरा एक, ले दूसरे को डूब के मर गया। कि फ्रैक्चर तो नेक हुई थी लेकिन उसने क्या कर दिया, नुकसान कर दिया सबसे ज्यादा हेड का। और ये सबसे ज्यादा कॉमन है। आपको मैं हिप डिसलोकेशन भी पढ़ा चुका हूं, उसमें भी मैंने बताया था कि एबीएन उसमें बहुत कॉमन है, ठीक है ना, आपको पता है कि नहीं पता है, उसमें कॉमन है, मैंने और डिसलोकेशन वहां भी बताया था कि सबसे ज्यादा ये जो कॉमन है ना, ये इन्हीं में मिलता है। याद रखना, ठीक है, ये सबसे ज्यादा इन्हीं में मिलता है, क्योंकि यहाँ पर जो लोकेशन है वो ब्लड वेसल्स की, क्योंकि जो हेड को सप्लाई करती है वो अराउंड द नेक निकलती है, और है ना, जो पर्टिकुलर फेमोरल आर्टरी वगैरह होती है वो अराउंड द नेक निकलती है, और वो रप्चर हो जाती है, तो इसलिए हेड की ब्लड सप्लाई चली जाती है। अच्छा, किसी को अभी एक दो को तो याद आ रहा होगा कि सर आपने हमें पहले एक टॉपिक पढ़ाया था, कौन सा पढ़ाया था, टॉपिक पढ़ाया था आपने पर्थीज डिसीज, एक पर्थीज डिसीज करके टॉपिक पढ़ाया था, यूट्यूब पे वो भी डला है ना, डले हुए सब है, जाके देखो, पढ़ोगे सब दिखेगा, जो पढ़े हुए हैं वो समझ रहे हैं कि पर्थीज डिसीज में आपने ये पढ़ाया था, कि उसमें भी आपने बताया था कि क्या, लॉस ऑफ ब्लड सप्लाई टू द फेमोरल हेड इन दी कंजेनाइटल स्टेज, बच्चों में जो फेमोरल हेड को ब्लड सप्लाई लॉस हो जाती है उसे तो आप पर्थीज डिसीज कह रहे थे। फिर ये क्या, अब देखो इन दोनों में दो डिफरेंस है, क्या डिफरेंस होते हैं, कि जो पर्थीज डिसीज जो मेजरली होता है वो फिमोरल हेड में ही होता है, लेकिन एबीएन कहीं भी हो सकता है, लेकिन इसकी कॉमन साइड वाले वो कौन सा है, फीमर है, वो कॉमन साइड वही है, मगर ये हो कहीं भी सकता है। पर्थीज डिसीज होती है पर्टिकुलर फिमोरल हेड पे, लेकिन ये इतना बड़ा मार्केबल पॉइंट नहीं है। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट कौन सा है, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि पर्थीज डिसीज है कंजेनाइटल, ये बच्चों में होती है बाय बर्थ, ये बाय बर्थ, ऐसे बाय बर्थ ऐसे बहुत सारे रीजंस हो जाते हैं जो मैं आपको बता चुका हूँ, लेकिन मोस्ट कॉमन इडियोपैथिक होता है, नॉन कॉज होता है, या फिर डिलीवरी के टाइम पे, या फिर ऐसी बहुत सारे जो है ना, यूट्रस का एबनॉर्मल प्रेशर पड़ जाए, या कुछ भी ऐसे एबनॉर्मल रीजंस हो जाते थे जिसकी वजह से बच्चों में ये मिलता था कंजेनाइटली। मगर एबीएन, एबीएन हर एज में मिलता है, आप में, हम में, किसी को भी हो सकता है, क्योंकि उसका कोई कंजेनाइटली रिलेशन नहीं है। फ्रैक्चर तो किसी का भी हो सकता है ना, आपका हमारा किसी का भी फ्रैक्चर हो सकता है ना, डिसलोकेशन किसी का भी हो सकता है, तो एबीएन आपको हर उसमें मिलता है। तो दो रिमार्केबल पॉइंट मैंने बताए, पहला मैंने ये बताया कि एबीएन आपको किसी भी एज में मिल सकता है, ठीक है, पर्थीस आपको कंजेनाइटली है, दूसरा पर्टिकुलर पर्थीस हम फीमर बोन के लिए ही पढ़े थे, है ना, जनरली हिप जॉइंट के लिए, अगर मैं ज्यादा अच्छा वर्ड बोलूं, पर्थीस तो अपन हिप जॉइंट के लिए पढ़े थे, ठीक है ना, और ये एबीएन कहीं भी हो सकता है, बस यही डिफरेंस है, और कोई डिफरेंस नहीं, क्योंकि मेजर डिफरेंस तो यही है, कंजेनाइटल है, और ये किसी भी एज में हो सकता है ना, बड़ों में, हम सब में, तो बस वही क्लियर, वही वाला पॉइंट है और कुछ नहीं है। occurs commonly after a fracture and dislocation and commonly occur in the head of femur in the fracture of femoral neck। अब कोई आपसे पूछो तो आप बताना कि फेमोरल नेक के फ्रैक्चर की वजह से हेड ऑफ फीमर क्यों डिस्टर्ब हो जाता है, उसमें एबीएन क्यों हो जाती है, ठीक है, अभी इसमें बहुत और एक दो बातें और बताऊंगा, ठीक है। अदर कॉमन साइड बस कुछ बहुत सारे होते हैं, मैं आपको एक चीज और बताता हूँ, जब आगे चलोगे ना तो आगे चल के आपको समझ आएगा, जब ऐसे लिख के आ जाएगा एवीएन ऑफ टेलस, उसको एक नाम से बोलते हैं,
वो नाम मैं आपको नहीं बताऊंगा। बहुत सारे एबीएन ऑफ अलग अलग बोन्स, अलग अलग जॉइंट्स के अलग अलग नाम है साइंटिफिकली। अभी आपका होमवर्क है उन नाम को ढूंढो, उनको नेट पे सर्च करो कि एबीएन ऑफ टेरेस को किस अलग स्पेशल नाम से बोलते हैं। ऐसे बहुत सारे जब आगे चल के पढ़ोगे ना, तो एग्जाम्पल्स में दे दिया करेंगे अलग टॉपिक्स के एग्जाम्पल में कि ये जो आपको पर्टिकुलर प्रॉब्लम हुई है ना, ये फ्रैक्चर, इसकी वजह से ये कॉम्प्लिकेशन हो सकती है, और वो साइंटिफिक नाम दे देंगे। तो वो साइंटिफिक नाम से पता पड़ता है कि अच्छा इसको एबीएन ऑफ टेरेस बोलते हैं, इसको एबीएन ऑफ नी बोलते हैं। तो वो साइंटिफिकली नेम आपको सर्च करने, वो आपका होमवर्क है, जाके ढूंढो उन्हें आज ही, और उन्हें देखो कौन कौन से, उन्हें याद करने की कोशिश करो कि किस किस के अलग अलग बोन के एबीएन को क्या क्या नाम से जाना जाता है। फिर बाकी शोल्डर, नी, एंकल, किसी भी जगह किसी भी बोन पर ये आपको देखने को मिल सकता है। और जनरली ये जो इसकी कॉमन एज है वो 20 से 40 साल है, 20 to 40 ईयर। सर 20 to 40 ईयर कॉमन क्यों है? क्योंकि इसलिए कॉमन है क्योंकि इसी इसी एज में मोस्ट कॉमन आपको फ्रैक्चर और वगैरह डिसलोकेशंस वगैरह होते हैं, इस वजह से। समझ लो, इसी एज में आपको ज्यादा फ्रैक्चर और वो ज्यादा होते हैं, इस वजह से आपको ज्यादा ये इस एज में देखने को मिलती है। कॉजेस क्या है भैया? पहला कॉज है इडियोपैथिक, ये कॉमनेस्ट कॉज है। इडियोपैथिक मतलब अननोन, हमें भी नहीं पता क्यों हो जाती है। बहुत से ऐसे कॉजेज है, बॉडी के कोई इंटरनल इंटरनल फिलोसफी, इंटरनल फिनोमेना चलते हैं जिसकी वजह से ब्लड सप्लाई लॉस हो जाती है। उसके बाद सेकंड मोस्ट कॉमन कॉज है एक्यूट ट्रॉमा, ये फ्रैक्चर, डिसलोकेशन हो जाना, कोई आपका एक्सीडेंट हो गया कि जिस वजह से आपकी ब्लड वेसल्स डैमेज हो गई है ना, ये सब ट्रॉमा। फिर एल्कोहलिज्म के तो दोनों फैक्टर है, एक्सटर्नल फैक्टर भी और इंटरनल भी। एक्सटर्नल क्या कि दारू पी के कहीं भी गिर पड़े हैं तो हो गई, है ना। या इंटरनल क्या कि अल्कोहल आपको अंदर ही अंदर आपके ब्लड वेसल्स को भी डिस्टर्ब करती है, तो उस वजह से, ठीक है। स्टेरॉइड थेरेपी, स्टेरॉइड थेरेपी क्या, ये स्टेरॉइड थेरेपी के तो देखो बहुत ज्यादा नुकसान है। हम पूरे कोविड में भी पढ़ के आए कि हमारी बॉडी की इम्यूनिटी को कम, स्टेरॉइड हमेशा ही बहुत खराब होते हैं। स्टेरॉइड आपकी बॉडी में फायदे एक देते हैं, नुकसान हजारों करते हैं। इसलिए स्टेरॉइड हमेशा बहुत कॉम्प्लिकेटेड कंडीशन में देते हैं। हम जब देख लेते हैं कि जब पेशेंट को बिना स्टेरॉइड दिए काम चलेगा ही नहीं, तब हम पेशेंट को स्टेरॉइड की तरफ जाते हैं। डॉक्टर्स वरना स्टेरॉइड की तरफ वो पहले ही कोशिश करते हैं कि इनको प्रिवेंट करा जाए, क्योंकि इनकी कॉम्प्लिकेशंस बहुत है। तो स्टेरॉइड थेरेपी की भी कॉम्प्लिकेशन है, ठीक है। सिकल सेल डिसीज, सिकल सेल तो आप जानते ही हो, आरबीसी। अब अच्छा बहुत कॉमन सी बात है, एक बात बताओ मुझे, ब्लड ऑक्सीजन कौन लेके जाता है? ब्लड, ब्लड लेके जाता है। ब्लड के अंदर आरबीसी होती है, आरबीसी के अंदर हीमोग्लोबिन होती है, हीमोग्लोबिन को लेके चलता है ऑक्सीजन। तो अगर आप हीमोग्लोबिन तो आरबीसी के अंदर है ना, अब आरबीसी ही डिस्टर्ब हो जाए, आरबीसी कोई सिकल सेल हो जाए, तो हीमोग्लोबिन का शेप साइज बिगड़ जाएगा। तो उस वजह से क्या होगा, वो ऑक्सीजन को बाइंड ही नहीं कर पाएगा। तो ब्लड तो प्रॉपर पहुंच रहा है लेकिन ऑक्सीजन नहीं पहुंच रही, तो फिर तो यहाँ पर आपको सिकल सेल डिसीज बना, यानी आपकी पर्टिकुलर ब्लड वेसल्स तो यहाँ बची हुई है, लेकिन एबनॉर्मल आपके ब्लड में कोई ऐसी प्रॉब्लम हो गई, है ना। जरूरी नहीं है कि ब्लड देखो, वेस्कुलर का मतलब है सिर्फ ब्लड का रुकना, ब्लड का स्टॉप होना। देखो वेस्कुलर का मतलब था ब्लड का स्टॉप होना। इसलिए यहां पर कभी ये दिमाग मत लगा लेना कि ब्लड स्टॉप सिर्फ एक ही कंडीशन पे होगा, जब आपकी ब्लड वेसल टूटेगी, रप्चर होगी। वो सिर्फ और सिर्फ एक्सीडेंट और फ्रैक्चर में है, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि सिर्फ आपका मेन गोल ब्लड को रोकना है। फिर वो चाहे टारगेट आपका ब्लड, चाहे वेसल्स को तोड़कर हो, चाहे आरबीसी को डिस्टर्ब करके हो, इवन और भी बहुत कॉमन कॉज क्या, कॉलेजन वेस्कुलर डिसीज है ना, ये पर्टिकुलर कोई वेसल्स ही गड़बड़ हो गई, ब्लड पूरा जा रहा है, वेसल्स गड़बड़ हो गई। रेडिएशन थेरेपी, एक्सरे वगैरह, वो जो एबनॉर्मल्स क्या कर देते हैं, आपके सेल्स की डेथ कर देते हैं। मेटाबॉलिक डिसीजेस, हाइपरलिपिडिया मतलब क्या, कोलेस्ट्रॉल वगैरह आपकी आर्टरीज में एक्यूमुलेट होगा इस तरीके से, अब वो ब्लड को आगे ही नहीं जाने देंगे। तो यहाँ पर तो कोई मतलब आपकी ब्लड वेसल रप्चर नहीं हुई, फिर भी ब्लड नहीं पहुंच रहा। तो इसलिए मैंने कहा एबीएन को कभी भी ये दिमाग में मत लेके चलो। मैंने देखा है बहुत मोस्टली सब क्या करते हैं, ये दिमाग में लेके चलते हैं कि ब्लड वेसल्स का, क्योंकि मोस्ट कॉमन रीजन वो है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता कि सिर्फ आर्टरी ब्लड वेसल रप्चर ही होगी तभी एबीएन होगा, बिल्कुल भी नहीं। वो उसका एक कॉमन कॉज है बस, है ना। एबीएन हो किसी भी चीज से सकता है, क्योंकि एंड गोल तो हमारा ब्लड को रोकना है, और ब्लड तो किसी भी तरह से रुक सकता है, ठीक है। बस कॉमन कॉज की वजह से आप उसी को उसका मेन आंसर समझ लेते हो, ठीक है। कॉलेजन वेस्कुलर डिसीज, रेडिएशन थेरेपी, मेटाबॉलिक में हाइपरलिपिडेमिया, है ना। हाइपरलिपिडेमिया तो आप जानते ही हो, लिपिड कोलेस्ट्रॉल का बढ़ जाना। गाउट मतलब यूरिक एसिड का एक्यूमुलेशन हो जाए ब्लड में। और रेनल फेलियर मतलब रेनल फेलियर मतलब किडनी वगैरह फेल होगी। तो सर उससे क्या होगा, किडनी फेल होगी, उससे क्या रिलेशन? अरे भैया किडनी फेल हो गई तो एबनॉर्मल जो आपके बेस्ड प्रोडक्ट है वो तो ब्लड में आ जाएंगे,
और वेस्ट प्रोडक्ट ब्लड में आ जाएंगे तो ब्लड की ऑक्सीजन की एफिशिएंसी को कम कर देंगे, प्लस ब्लड को ट्रेवल नहीं करने देंगे प्रॉपर, है ना। तो ये सारे रीजन। और पोस्टपार्टम नेक्रोसिस मतलब आफ्टर प्रेगनेंसी के बाद जो नेक्रोसिस उसमें भी देखो हो जाती है ना, उसमें भी ये हो जाती है। क्लियर। तो एंड गोल तो हम ये देख के आए कि हमें तो ब्लड स्टॉप करना है, रीजन कोई भी बना है, ठीक है। और उस वजह से अगर पर्टिकुलर बोन की डेथ हो रही है, बोन में नेक्रोसिस हो रहा है, तब आप उसको प्यारा प्यारा सा एवीएन कह रहे हैं। क्या क्या पैथोफिजियोलॉजी है भैया इसकी। पहला वेस्कुलर ऑक्लूजन। वेस्कुलर ऑक्लूजन तो वही बेसिक बात, चलो फटाफट एक ब्लड वेसल बनाओ। पहला लिखा है वेस्कुलर ऑक्लूजन। क्या होता है वेस्कुलर ऑक्लूजन कि ब्लड वेसल में कोई उसे रोक दे, ब्लड को रोक ले। ऑक्लूजन मतलब होना स्टॉप करना, कोई थ्रोम्बस बन जाना, ब्लड वेसल में कोई थ्रोम्बस बन जाए। अब क्या होगा, ब्लड फ्लो हो ही नहीं पाएगा प्रॉपर, तो उससे भी आपकी हो सकती है ना वेस्कुलर। अब इसमें तो आर्टरी रप्चर नहीं हुई ना, लेकिन रीजन बने ना, तो वही मैं कह रहा हूँ। अल्टर लिपिड मेटाबॉलिज्म। लिपिड मेटाबॉलिज्म का मतलब क्या कि एबनॉर्मल आपकी बॉडी में एथेरोस्क्लेरोसिस हो रहा है, कोलेस्ट्रॉल जमा हो रहा है, लिपिड जमा हो रहा है, अब वो क्या होंगे, वो एज अ थ्रोम्बस बन जाएंगे। एज अ थ्रोम्बस आर्टरीज में आप किस तरीके से हो जाएंगे, वो भी ब्लड को आगे नहीं जाने देंगे। इंट्रावेस्कुलर कोगुलेशन, वही देखो है सब वही, सबकी मैकेनिज्म वही है, बस वो क्या रीजंस बदल रहा है। ऑक्लूजन मतलब कोई थ्रोम्बस बन जाए, अल्टर लिपिड कोई कोलेस्ट्रॉल लिपिड वगैरह। इंट्रावेस्कुलर कोगुलेशन मतलब आपके आपके ब्लड क्लॉट, आपके बॉडी में हेपेरिन कम हो जाए, मतलब हेपेरिन बहुत से सुना ना, ऐसी ऐसी बॉडी में प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती है कि ब्लड बॉडी में विद इन बॉडी में ब्लड ही क्लॉट करने लग जाए। अब ब्लड क्लॉट करने लग गया तो वो भी ब्लड के फ्लो को रोक लेगा, तो प्रॉपर ब्लड नहीं पहुंचेगा। यानी मैकेनिज्म एक ही है, बस रीजंस बदल जाएंगे, ठीक है। अब इसलिए मैंने आपको बताया, कल को एथेरोस्क्लेरोसिस पढ़ोगे, है ना, एबीएन पढ़ोगे, ये सारी की सारी ऐसी कंडीशंस हैं। जैसे अल्टर लिपिड मेटाबॉलिज्म में आप पढ़ोगे, एथेरोस्क्लेरोसिस, इंट्रावेस्कुलर कोगुलेशन में आप एबीएन वगैरह से ये सब पढ़ोगे। अब इन सब में दिक्कत क्या होगी आपकी, जब आप ये सब पढ़ोगे ना, तब आपको समझ आएगी, तब आपको समझ आएगी कि वहां उनके कॉम्प्लिकेशन में आप एबीएन लिखोगे, तब आपको समझ आएगी अच्छा जब हम एबीएन पढ़ के आए तब हमें क्लियर हुआ कि इस वजह से हम करके आए थे, ठीक है। और क्या क्या हो सकते हैं, और हो सकते हैं आपके हीलिंग प्रोसेस। हीलिंग प्रोसेस कैसे सर, किसी को अगर अभी की अभी अगर सपोज करो ट्रॉमा हुआ है, चोट लगी है, तो वहां पर ब्लड रुक जाता है। क्यों, क्योंकि ब्लड वहां पर क्लॉट होने लग जाता है, पता है ना, बचपन से पढ़ते जब भी हीलिंग होती है तो क्या होता है, एक पर्टिकुलर एरिया पर सब प्लेटलेट्स आकर एक्यूमुलेट होने लग जाती है, डब्ल्यूबीसी आ जाते हैं बैक्टीरिया को मारने के लिए, आरबीसी आ जाती है ऑक्सीजन देने। अब ये सब होने की वजह से पर्टिकुलर वहां पर ब्लड रुक जाता है, तो जो ब्लड आगे ट्रेवल होना चाहिए वो प्रॉपर ट्रेवल नहीं हो पाता। क्यों, क्योंकि वो इस जगह पर रुक कर उसको हील करने लग जाता है, उस वजह से क्या हो गया, पर्टिकुलर आगे वाले पार्ट जो बोन को सप्लाई करती है वो अफेक्ट होने लग जाते हैं, तो हीलिंग प्रोसेस हो गई। प्राइमरी सेल डेथ मतलब कि आरबीसी वगैरह ही मर जाए, फिर क्या करोगे, जो ले जाने वाली है खूब ब्लड बना रहे, अब ले जाने वाली गाड़ी है वही फेल हो जाए, खूब रोड बनी हुई है, आप तो अगर हाईवे बनाए लेकिन गाड़ी नहीं है हमारे पास, फिर तो ब्लड तो प्रॉपर है लेकिन हमारे पास आरबीसी नहीं है, तो लेके कौन चलेगा। या मैकेनिकल स्ट्रेस मतलब होता है एबनॉर्मल बीपी आपकी हाई या लो हो जाए, तो एबनॉर्मल मैकेनिकल स्ट्रेस पड़ रहा है, तो बीपी अब सडन करो ब्लड प्रेशर लो हो जाए, है ना, बीपी हाई हो जाए, लो हो जाए, जिस वजह से क्या आपका ब्लड वॉल्यूम डिस्टर्ब हो जाए, प्रॉपर ब्लड फ्लो नहीं पहुंच रहा वहां पर, या तो बहुत तेज पहुंच रहा है तो वो पास ऑन कर जाएगा, या बहुत स्लो पहुंच रहा है तो वो मिल नहीं पा रहा, दोनों में प्रॉब्लम है। देखो हमेशा ब्लड अगर एकदम स्पीड से होगा ना प्रेशर से, तो क्या होगा, इतनी स्पीड से होगा कि जितना टाइम उसे पर्टिकुलर ऑर्गन को ब्लड में देना चाहिए वहां दे नहीं पाएगा, एकदम स्पीड में पास ऑन कर जाएगा, तो ये भी प्रॉब्लम क्रिएट करता है। और अगर ब्लड स्लो है तो वो भी प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, क्योंकि वो उतनी जल्दी उसे पहुंचा नहीं पा रहा, तो दोनों के लिए प्रॉब्लम होती है, हमेशा याद रखो। ऐसा कभी मत सोचना कि ब्लड फ्लो तेज है इसका मतलब है ऑर्गन को ज्यादा ब्लड मिल रहा है, नहीं, ऑर्गन को पास ऑन कर जाएगा। कभी भी बहुत छोटा सा कॉमन सा एग्जांपल करना, आपने घर पे वो देखी होंगी पाइप्स देखे होंगे, वो ऐसे होते हैं ना जिसको पाइप्स होते हैं जिनको प्लांट से पानी देते हैं, उनको आगे की तरफ से कभी प्रेस करना, जब उनको प्रेस करते हो तो ब्लड फ्लो बहुत तेज हो जाता है। अगर जब है ना ब्लड फ्लो हो जाता है कि तेज पानी का, उससे क्या होता है, जब ब्लड फ्लो तेज हो जाता है ना तो वो पानी जो पास के एरिया होता है वहां पर नहीं गिरेगा, दूर जाकर गिरेगा, डिस्टेंस दूर की कवर करेगा, पास वाली जगह रह जाएगी, और आप इसको प्रेस नहीं करोगे तो पास में गिरेगा, दूर वाला नहीं गिरेगा। तो वही होता है, जब आप क्या करते हो ब्लड प्रेशर बढ़ा देते हो ना, आपका एकदम ब्लड फ्लो बढ़ जाता है, तो क्या होता है जो पास वाले ऑर्गन जो उसके पास वाले होते हैं उन्हें पास ऑन कर जाता है, उन पर ब्लड पहुंच ही नहीं पाता, आगे निकल जाता है।
तो ये भी जब अभी नहीं, जब आगे चल के आप हाइपरटेंशन पढ़ोगे तो उनमें पढ़ोगे कि हाइपरटेंशन की ये कॉम्प्लिकेशन और है कि जब बीपी बहुत ज्यादा तेज बढ़ भी जाती है ना, तो वो ऑर्गन से ब्लड पास ऑन कर जाती है, प्रॉपर ऑर्गन को ब्लड नहीं पहुंच पाती, तो प्रॉब्लम दोनों में ही है। अगर बीपी ब्लड फ्लो आपका बहुत ज्यादा है तब भी प्रॉब्लम है, कि तब भी ऑर्गन्स को ब्लड नहीं मिलेगा, और कम है उसमें तो फिर दिक्कत हो ही रही है, फिर धीरे धीरे पहुंच रहा है तो उसमें भी, तो दोनों में ही ब्लड की कमी हो जाती है। ऑर्गन्स को ऑक्सीजन की कमी दोनों ही कंडीशन में मिलती है, ठीक है। क्लिनिकल फाइंडिंग्स क्या मिलेंगी? इनिशियल एसिम्प्टोमेटिक, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों मैं ऐसा कह रहा हूं ये लाइन इतनी इंपॉर्टेंट है? क्योंकि स्टार्टिंग में कोई सिम्टम्स नहीं आते। मैं आपको एक बहुत कॉमन बात बता रहा हूँ, ऐसे ऐसे पेशेंट्स हैं जो हॉस्पिटल्स में एडमिट होते हैं, उनका जब एक्सरे करते हैं उनको होता है एबीएन, फिर उनसे पूछते हैं क्यों आपको ये एबीएन हुआ, तो आपको कब ट्रॉमा हुआ? कोई बोलता हमें कुछ हुआ ही नहीं, हमें कभी कुछ नहीं हुआ, हमें खूब याद है 4 5 साल 6 साल 10 साल हो गए नहीं हुआ। तो बोले, फिर डॉक्टर्स पूछते हैं कभी बचपन में गिरे थे? बोले हाँ, आज से 10 साल पहले हम कभी बचपन में साइकिल चला रहे थे और साइकिल चलाते हुए हम उससे गिर गए। तो क्या हुआ था उस टाइम पे? उस टाइम पे सर फ्रैक्चर हुआ था, उस टाइम पे हम ठीक हो गए थे, उसके बाद से तो कभी कुछ नहीं हुआ और पता नहीं अभी ये हो गया है। याद रखना, एवीएन बहुत ही स्लो प्रोसेस है। एवीएन ये बहुत स्लो प्रोसेस है, ये आपके बॉडी को बहुत स्लो होती है, बहुत धीरे धीरे बॉडी में प्रॉब्लम क्रिएट करती है। क्या होता है, एकदम आर्टरी कोई भी बहुत, देखो एकदम सडन आर्टरी रप्चर हो जाए तो आप फायदे में हो। क्यों? क्योंकि आपको पता पड़ जाएगा प्रॉब्लम हो गई है तो आप तुरंत दिखा लोगे। अब एवीएन है स्लो प्रोसेस, एकदम आर्टरी फुल्ली रप्चर होती नहीं है, कोई ना कोई थोड़ी बहुत ब्लड सप्लाई तो देता रहता है, लेकिन जितनी उसे चाहिए उसका 10% या 20% मिल रही है, तो वो क्या होती है, तब तक तो वो सर्वाइव करती है। फिर उसमें क्या बहुत धीरे धीरे बोन की डेथ होती है, बहुत धीरे धीरे डिग्रेड करती है बोन, बहुत धीरे धीरे से टूटती है, ये प्रॉब्लम होती है। इसलिए आप खुद देखोगे, खुद आगे चल के जब फिजियोथेरेपिस्ट की तरह एज एमबीबीएस की तरह जब आप डॉक्टर्स के जब आप जाओगे, तो आप वहां पर देखोगे कि ऑर्थोपेडिक में डिपार्टमेंट में जाओगे तो पेशेंट्स आपको एवीएन के पक्के एक दो ऐसे दिखेंगे जो बिल्कुल बोलेंगे कि हमको पता नहीं है कि हम लास्ट 10 ईयर्स में भी कभी नहीं गिरे, पता नहीं है कैसे हो गया। और मोस्ट कॉमनली हिप में दिखेगा, हिप में तो हमें पता ही है, और भी कहीं पर वो बोलेंगे सर हमें पता ही नहीं है कैसे हो गया। क्योंकि सबसे बड़ा रीजन ये है ना कि ये बहुत स्लो प्रोसेस है, थोड़ा बहुत तो ब्लड मिलता रहता है बोन को, तो इसमें सालों लग जाते हैं, सालों लग जाते हैं। जब बोन डेथ होती है फिर नेक्रोसिस होती है, जब इसलिए तो ये बहुत खराब कंडीशन है। इनिशियली सिम्टोमेटिक है, हर वो कंडीशन खराब है जो इनिशियली एसिम्टोमेटिक है, हर वो कंडीशन। कंडीशन बहुत खराब है जिसमें आपको इनिशियल में सिम्टम नहीं दिखते, जैसे कैंसर हुए, एचआईवी हुई, हर वो प्रॉब्लम आपके लिए बहुत डेंजर है जो आपको इनिशियली सिम्टम्स नहीं दिखाती। इसीलिए बहुत जरूरी है सिम्टम्स का दिखना, क्योंकि जितनी जल्दी सिम्टम्स दिखेंगे आप उतनी जल्दी खुद को ट्रीट कराओगे, ठीक है। तो हर वो कंडीशन आपके लिए बहुत डेंजर है, क्योंकि स्टार्टिंग में तो सिम्टम दिख ही नहीं रहे हैं, और आगे जब सिम्टम्स दिखते हैं तो फिर वो एक दो नहीं दिखते, फिर उनकी बाढ़ आ जाती है और फिर समझ नहीं आता क्या करें क्या नहीं करें, तब तक अंदर चीजें हो जाती है बहुत ज्यादा खराब। अब और क्या क्या दिखेगा? अगर सिम्टम्स दिखेंगे फिर क्या क्या देखने, पेशेंट्स में क्या क्या नजर, वो पेशेंट क्या क्या बोलेगा? पेशेंट बोलेगा जिस जगह पर एबीएन हुआ है उसके अराउंड उसको टेंडरनेस, टेंडरनेस मतलब टच करोगे तो पेन फील होगा। ये तो बेसिक पॉइंट है, मुझे बताने की जरूरत भी नहीं होनी चाहिए, ठीक है, कि उसको पेन फील होगा, टेंडरनेस अराउंड अफेक्टेड जॉइंट। अब जिस जगह पर प्रॉब्लम हो रही है क्या वो वहां पर मूवमेंट कर पाएगा, और मूवमेंट करने की कोशिश करेगा तो उसे पेन होगा कि नहीं होगा? बेसिक बात है। अगर नी में ब्लड सप्लाई रुक गई है, वहां पर कोई चीज डिस्टर्ब हो रही है, टूट रही है, तो वहां पर पेन तो होगा ही, वो नी पर मूवमेंट कर पाएगा नहीं कर पाएगा? तो रेस्ट्रिक्ट एंड पेनफुल एक्टिव एंड पैसिव मूवमेंट, तो अगर वो खुद से भी करेगा और अगर हम भी कराएंगे उसको पैसिव भी, तब उसको बहुत पेन आएगा और मूवमेंट नहीं कर पाएगा। क्लियर? न्यूरोलॉजिकल डेफिशिएट मतलब अगर उसको ऐसा हुआ कि पर्टिकुलर ब्लड सप्लाई तो रुक गई है, कहो उसकी